जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 4 में 5A और 6A का जिक्र है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली का। तो आज हम नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। नाइट्रोजन फैमिली जिसको हम 5A भी कहते हैं, इसमें आपके पास बेसिकली क्या आ जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, अगर मैं इनका आपको पास एटॉमिक नंबर लिख दूं तो नाइट्रोजन होता है 7, फास्फोरस होता है 15, आर्सेनिक होता है आपके पास 33 और स्ट्रिपियम होता है 51 और बिस्मुथ आपके पास होता है 83। तो ये आपके पास पूरा एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फिर वही तरीका, नीना नीना और करीना का एक्स रंगीले तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो ये अब लिख लिया। उसके बाद बेटे देखो यहाँ तक 2 पूरे हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपके पास आता है 2s2। ठीक है, कितने हो गए 4 और 7 है, तो और कितने आने चाहिए 2p3। तो इसी तरह से वो आगे चलाते जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3s2 3p3। सिमिलरली आगे क्या आ जाएगा 4s2 और यहाँ पे आ जाएगा 4p3। बस पीछे हमारे पास अब यहाँ से जाके 3d इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी जब हम आर्सेनिक तक पहुँचेंगे। सिमिलरली आगे जाएंगे तो 4d आ जाएगा, आगे जाएंगे तो 5d आ जाएगा और बाकी ये वैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब 5s2 5p3 और 6s2 6p3। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है ना। अब नेचर ऑफ एलिमेंट देखें कि मतलब मेटल कौन है और मेटल कौन सा है। जब हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं ना, इन दोनों की, तो दीज आर द नॉन मेटल्स, दीज आर प्योर नॉन मेटल्स। तो जब ये प्योर नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। तो इन दोनों के ऑक्साइड जो आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर एसिडिक होते हैं। ओके, अब आपके पास जो नीचे आ जाता है ना आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आपके पास आ जाती है मेटलॉइड्स में, क्योंकि टॉप टू बॉटम आपके पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो ये मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। तो इनके फिर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, इनके ऑक्साइड जो आपके पास आते हैं वो आपके पास आते हैं एम्फोटेरिक। कैसे, एम्फोटेरिक। अंडरस्टैंड। अब बाकी बच गया बिस्मुथ। बिस्मुथ एक बड़ा अच्छा मेटल है और फिर इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, इसके ऑक्साइड भी आपके पास बेसिक होते हैं, मतलब वो बेसिक बनाते हैं। टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखी जाए तो टॉप टू बॉटम बस इतना ध्यान में रखिएगा कि आयनिक नेचर आयनिक बॉन्ड की तरफ चला जाता है। ऊपर वाले जो कंपाउंड हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, लाइक आपके पास नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये कोवलेंट बनाते हैं। जब नीचे आते हैं तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। जब नीचे आ जाते हैं तो फिर फुल मतलब तो फिर आयनिक बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो आपके पास आयनिक करैक्टर है, ये आयनिक बॉन्ड बनाने का ट्रेंड है, वो टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसका करैक्टर, आयनिक करैक्टर। और कोवलेंट करैक्टर क्या है, टॉप टू बॉटम आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास केस हो गया। अब अकरेंस की बात कर रहे हैं। अकरेंस सिर्फ 2 चीज़ों की दी गई है, एक दी गई है नाइट्रोजन की और दूसरी दी गई है फास्फोरस की। बाकी की डिस्कशन ही नहीं है आपके बुक में। तो नाइट्रोजन ज़्यादातर तो हमारी एयर के अंदर है, सबसे ज़्यादा कितना, तकरीबन 78 to 79% तक एयर के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब N2 एक बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है अभी तक जितने भी एलिमेंट्स के दरमियान आपस में बॉन्ड है उनमें से। ठीक है ना। इसके अलावा एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन आपके जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर ये नाइट्रोजन जो है कंबाइंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और बाकी ये बहुत कम, मतलब ज़मीन के अंदर वैसे आपको मिलेगा किसी और फॉर्म के अंदर। ये ज़्यादातर आपको एयर की फॉर्म, एयर के अंदर मतलब गैस की फॉर्म में मिलेगा। तो ये तो होगी नाइट्रोजन की अकरेंस। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस की, जो कि इसका सेकंड एलिमेंट है। फास्फोरस की जब बात करते हैं ना तो फास्फोरस आपके पास कंबाइंड फॉर्म में मिल जाता है आपको, मतलब ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, PO4 थ्राइस। ठीक है ना, सॉरी यहाँ जी भी ऐसे ट्वाइस आएगा, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में मिल जाता है। इसके अलावा एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट और है, इसमें कैल्शियम, फ्लोरीन और फॉस्फेट, ये सारी मतलब चीज़ें होती हैं। अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये आपके पास कुछ ऐसा होता है, सॉरी CA5 होगा, तो ये कोई ऐसा होता है। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं एपेटाइट।
एपाटाइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे हो सकता है आपके पास। तो मतलब ये इस फॉर्म के अंदर आपके पास सारे जो फोरे है वो एग्जिस्ट करता है। बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ ये भी बहुत रेयर फाइंड मतलब पाए जाते हैं सही, लेकिन बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं है। नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट है और ये एयर के अंदर है सबसे अबंडेंट। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी यूनिक चीज़ ये है कि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड ही बनाता है, एक लोन पेयर रखता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं ना 5 बॉन्ड बनाने की स्लाइड इंक्रीज हो जाती है। इवन के फास्फोरस भी आपके पास 5 बॉन्ड बना सकता है। कौन? फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। बट हाउ, कैसे? जरा देखो, फास्फोरस क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? कितने? 10। ठीक है ना। आगे क्या आएगा? आगे आएगा 3s2, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 3p, मैं इसका लिख देता हूँ, 3px 3py और 3pz। तो 1 2 3, तो ये है फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कहेंगे सर इसको तो 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, वजह क्योंकि इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 2 और 3 हैं, तो इनके साथ ही बॉन्डिंग होगी, फास्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन फास्फोरस सर आप कह रहे हैं 5 बॉन्ड बनाता है। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। फास्फोरस जो है वो आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रक्चर एक बता देता हूँ आपको, PCl5। अब PCl5 का ये स्ट्रक्चर है। अब PCl5 में फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये फास्फोरस का PCl5 का एक कंपाउंड है, उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर एग्जांपल के तौर पे दिया है। तो देखें, अब फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। आओ बट असल में होता ये है कि फास्फोरस के p ऑर्बिटल्स के बाद आगे d ऑर्बिटल्स भी तो है ना, मतलब आपके पास यहाँ पे 3d xy 3d yz, आगे 3d xz, आगे 3d x2 y2 और उसके बाद 3d z2, ये भी तो प्रेजेंट है ना। तो फास्फोरस बेसिकली जब उसने 5 बॉन्ड बनाने होते हैं, फॉर एग्जांपल PCl3 में उसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, तो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जब फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाने होते हैं तो एनर्जी लेकर अपना एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में प्रमोट कर देता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, गौर से सुनिएगा। तो जब ये प्रमोट कर देता है तो देखो जरा, 1s2 2s2 2p से 3s। अब इस s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1। आगे क्या है? 3px 1 इलेक्ट्रॉन, 3py 1 इलेक्ट्रॉन, 3pz 1 इलेक्ट्रॉन, और आगे क्या आ गया? 3dxy। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया था तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी आ गया, और आगे आपके पास जो बाकी ऑर्बिटल हैं वो भी खाली के खाली है। 3dyz 3dxz 3dx2 y2 और 3dz2। तो आप देखें वो तो चले खाली हैं, लेकिन ये देखें, ये 5 आपके पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, एक s 3p और 1 d ऑर्बिटल। तो ये आपके पास सबके अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है, तो मतलब ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं। असल में ये हाइब्रिडाइजेशन ही करते हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी d ऑर्बिटल वाली। तो ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, एक s 3p और 1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं sp3d। ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और इस तरह से लूप्स बनते हैं और वो फिर 5 बॉन्ड बनाते हैं आपके पास। तो 5 बॉन्ड फास्फोरस के अंदर किस तरह से पॉसिबल है? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ फास्फोरस मेड 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड वो कैसे बना लेता है, एक्सप्लेन करें। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे और कहेंगे कि ये देखें भाई आपके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं 5, तो 5 बॉन्ड आपके पास बड़ी आसानी से बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन के हैं ऑक्साइड्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए उनको आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ते हैं। नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड और बड़ा मज़ेदार ऑक्साइड है ये, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा मशहूर है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लॉफिंग गैस को समझाते हैं। जो N2O है, अगर बेटे इसका मैं स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करूँ तो 2 तरह से इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एक तो ये कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड हो, तो क्योंकि नाइट्रोजन ने ज़्यादा बॉन्ड बना लिए हैं तो इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड कम बनाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल है। एक इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और दूसरा पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पास ये हो सकता है
कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड हो, तो फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है कंपाउंड बनाने की वजह से, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू मेकिंग ऑफ वन बॉन्ड। लेकिन इनको अगर हम इकट्ठा इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इनको इकट्ठा करके इस तरह से स्ट्रक्चर का लिखा जा सकता है NO, और एक ऐसे लाइन शो कर दी जाती है डॉटेड, इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं एक दूसरे में। तो जैसा भी है नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, बेसिकली इसका ना एक तो नाम आपके सामने ही है, अभी मैंने आपको बताया। पहला नाम क्या है, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, और एक इसका बड़ा ही मशहूर नाम है, इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इसलिए बोलते हैं कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए इनहेल कर लें ना, कुछ देर के लिए इनहेल कर लें, तो ये हमारे ब्रेन के साथ जाके इस तरह से मतलब हम मामला ख़राब करती है कि हम ना खुद ब खुद ही हंसना शुरू हो जाते हैं। एक मूवी भी है, उसके अंदर भी ये गैस किसी मतलब शादी हाल के अंदर ये छोड़ दी जाती है, और फिर वो सारे लड़ते हुए भी हंस रहे हैं, मुक्के मारते हुए भी हंस रहे हैं, रोते हुए भी हंस ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लाफिंग गैस कहलाती है, क्योंकि ये हिस्टेरिकल, मतलब जैसे आप नहीं हंसते जब दोस्त आपका कोई जोक करता है और आप ऐसे हंसते हो, फिर वो आपकी हंसी जोक बन जाती है, आप ऐसे हंसते हो, मतलब फुल टाइम आपको हंस के नहीं दिखा सकता, आपने न्यूज़ बना देंगे। हिस्टेरिकल लाफ्टर जो बेटे प्रोड्यूस होता है ना, मतलब वैसे अंधाधुंध हंसता होगा, तो इसको इस वजह से क्योंकि ये इस गैस की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, हम अनकॉन्शियसली बिहेव करना शुरू कर सकते हैं ऐसा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लाफिंग गैस। और इसी लाफिंग गैस की वजह से इसके ऊपर बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज लाफिंग गैस, व्हाट इज लाफिंग गैस, कि लाफिंग गैस क्या है। अब इसको याद रखिएगा कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। अच्छा, अब इसको बनाया कैसे जाता है? 2 मेथड है बनाने के। पहला ये है कि आप इसका नाइट्रिक एसिड का और जिंक का रिएक्शन करवा लो। पहला मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज कि आप क्या करें बेटे, आप ले लें जिंक के मॉलिक्यूल कितने 4 और उनका रिएक्शन करवा लें नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। अब नाइट्रिक एसिड आपने कितने लेने हैं 10। मैं इसका बैलेंस आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक में ना एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन बड़े काम की चीज़ है। वाटर अक्सर बनता है, हाइड्रोजन कितने हैं 10 हाइड्रोजन से कितने वाटर बन सकते हैं बताओ ज़रा। एक वाटर में 2, तो 10 से 5 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आपने हाइड्रोजन को देखते पहला काम ये कर देना है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, तो वाटर को बैलेंस करने में कोई मसला आपको कभी नहीं आएगा। बाकी जो जिंक है वो फिर ये हाइड्रोजन तो निकल गए, क्या बचा NO2, इसके साथ रिएक्शन। अब एक जिंक जो होता है ना 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल को मिला सकता है, 2 NO3 को, तो एक जिंक जो है वो उसने 2 को मिलाया और बना दिया जिंक नाइट्रेट। कितने हैं हमारे पास टोटल 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब मतलब 4 जिंक ने यहाँ से 8 तो ये निकाल लिए होंगे, 2 नाइट्रोजन अभी भी बचे होंगे, और वो 2 नाइट्रोजन मिलकर क्या बना देंगे N2O, दैट इज योर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, या फिर लाफिंग गैस है। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो बड़ी आसानी से आपके पास ये चीज़ बन सकती है, दैट इज योर लाफिंग गैस, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड ये है, एक बड़ा खतरनाक केमिकल है, असल में खतरनाक इस सेंस में है कि अगर इसको आग लगा दी जाए, नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड है ना वो समवट खतरनाक होता ही है। वजह यह है कि वो डिकम्पोज होकर हमेशा नाइट्रोजन बनाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और धमाके होते हैं। केमिकल का नाम है NH4NO3, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। खाद के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत एक एक्सप्लोसिव एजेंट है। अभी आप बैरूत में जो 2020 में धमाका हुआ, ठीक है, वो बहुत एक्सप्लोजन, वो माना जाता है कि वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट ही स्टोर था, तो वो एक्सप्लोड हुआ, जिसकी वजह से इतना खतरनाक धमाका हुआ। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अब जब मैं इसको हीट करता हूँ ना अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, तो आपके पास क्या होता है, फिर वही हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितने वाटर बनेंगे 2, तो यहाँ पे 2 वाटर लिख दो। बाकी क्या बच गया, बाकी 2 नाइट्रोजन बचे होंगे, 1 ऑक्सीजन, तो N2O, तो आपकी ये लाफिंग गैस बन गई। तो लाफिंग गैस बनाने का बड़ा आसान तरीका है, दोनों मेथड आपने याद करने हैं। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज लाफिंग गैस, तो आपने बताना भी है, हाउ इट इज प्रिपेयर भी साथ पूछ लिया जाता है, तो प्रिपरेशन के दोनों मेथड हो गए आपके पास, ठीक है। लेकिन फिर वही बता रहा हूँ कि ये एक्सप्लोसिव एजेंट है, इसको बड़ी केयर के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो इस मेथड को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम जिंक और नाइट्रिक एसिड वाला मेथड ही यूज़ करते हैं, और नाइट्रिक एसिड भी डाइल्यूट यूज़ करना होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज उधर जगह नहीं है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ।
अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी बड़ी ही सौखी हैं, मतलब बड़ी आसान है। वो किस सेंस में कि देखो, पहला तो बात ये है कि ये एक स्वीट गैस है, तब मीनी सी खुशबू होती है, स्वीट इसकी स्मेल होती है, प्लीजेंट होती है, ठीक है ना, स्वीट है और इसके अलावा प्लीजेंट प्लीजेंट इसका ऑर्डर होता है, स्मेल होती है। तो इसकी वजह से इसकी स्वीट और इसका टेस्ट भी स्वीट होता है, स्मेल भी स्वीट होती है, प्लीजेंट होती है। और देखो स्वीट स्वीट काम भी तो करवाती है ना, हमें हंसाती है। तो ये गुदगुदी, मैं तो उसे गुदगुदी कहता हूँ कि ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गुदगुदी है, गुदगुदी करती है, हमें हंसाती है। तो ये बस इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ठंडे पानी में भी है, गर्म पानी में भी है, मतलब इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ठीक है, अच्छी खासी है, इतनी बुरी नहीं है, बेहतरीन है वो। तो ये आपके पास होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके रिएक्शंस पे आते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ है रिएक्शन। असल में आपके पास ये जो लाफिंग गैस है ना, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड कर देना। तो मैं इसकी एक दो एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहला इसका मैं रिएक्शन आपको करवाता हूँ। इसका जब बेटे हम सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सल्फर ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? सल्फर ऑक्साइड के अंदर। तो N2O जब इसके साथ रिएक्शन करती है, 2 N2O ले लेते हैं, तो सिंपल सा रिएक्शन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये सल्फर के साथ मिलते हैं, ये 2 लिए हैं, इस वजह से 2 ऑक्सीजन है, तो ये बना देते हैं इसको SO2, मतलब इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और ये नाइट्रोजन जो है ये फिर वैसे का वैसे निकल आया। सिंपल है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर दूसरी चीज़ों में ऑक्सीजन ही ऐड करेगा ना, तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं, फिर डब्बा नहीं बनाते। तो ये इसका पहला रिएक्शन हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल फास्फोरस आ जाए, ले और इसको मर्जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने करना क्या है उसमें? ऑक्सीजन। फास्फोरस होता है P4, इस फॉर्म में होता है। तो इसका अगर आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? N2O के साथ। अब N2O यहाँ पे कितने ले लो आप? N2O ले लो यहाँ पे 10। होना फिर वही है क्या कि आपके पास फास्फोरस ने यहाँ से ऑक्सीजन को मिलाना है और क्या बना देना है? आपके पास बना देना है P4O10, दैट इज फास्फोरस ऑक्साइड। असल में ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 का डाइमर होता है, तो ये P4O10 बन जाएगा। इसकी होगी ऑक्सीडेशन और बाकी के बच गए 10 नाइट्रोजन। ठीक है ना। अब ये सारे के सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, इसी वजह से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को हम धमाका खेज अशिया में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो सर नॉन मेटल्स की बात होगी, ये तो मैंने नॉन मेटल्स की सारी ऑक्सीडेशन करवा के दिखाई ना। सल्फर भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन। सर ये मेटल के साथ क्या करते हैं? तो मेटल के साथ भी वही करेगा, मेटल के साथ भी वही करेगा। ओके, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर आ जाता है, बड़ा सीधा साधा इंसान है, आप इसके साथ आराम सुकून से डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाओ, आराम सुकून से ये ऑक्सीजन मिलेगा इसके साथ और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दोबारा से क्या निकलेगी? नाइट्रोजन गैस। सिंपल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट करता है, ये लैता शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन क्या है? लैता शॉर्ट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस के नाम से इसको पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर हर चीज़ आपको बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव करेंगे अगले ऑक्साइड पे।